हेलो फ्रेंड्स, आपका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना और सिंपली पीएम प्रणाम योजना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। उन ग्रीन रेवोल्यूशन में नो डाउट स्टार्टिंग में जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है और क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों काफ़ी बढ़ गए थे, जिसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अब बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम 1960 से ही यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट, एनपीके, एमओपी वगैरह फर्टिलाइज़र जो हैं मेन हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उनके लगातार इस्तेमाल से हुआ क्या है कि जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, सॉइल की क्वालिटी है, वो काफ़ी कम हो गई है। केमिकल्स लगातार यूज़ हो रही हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ फर्टिलाइज़र जो इंडिया में हम प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है, कई फर्टिलाइज़र का तो 90% रॉ मटेरियल और कईयों का मोर देन 80% जो रॉ मटेरियल है, उसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। और जैसे यूरिया वगैरह हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा फर्टिलाइज़र है, जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, तो वो यूरिया जो है, वो हमें जो ऑयल रिफाइनरीज़ है, उसके बायो प्रोडक्ट्स की फॉर्म मिलता है। आपको पता है कि जो ऑयल का रेट है, लगातार इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट करता है और जितने प्राइस पे गवर्नमेंट जो है, वो यूरिया का एक बैग तैयार करती है। मान लीजिए यूरिया का एक 45 किलो का बैग गवर्नमेंट को ₹2600 में पड़ता है उसकी प्रोडक्शन रेट। तो किसान को उतने रेट पे यूरिया नहीं बेचा जा सकता। किसान को कम रेट में अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट, वो अराउंड किसान को 240 में मिलता है। तो जो बाकी की रकम है गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से खर्च करती है, अपनी जेब से खर्च करती है और उसे हम बोलते हैं सब्सिडी। तो अराउंड पौने 2 लाख से सवा 2 लाख करोड़ के बीच में हम हर साल सब्सिडी पे पैसा खर्च कर रहे हैं और इससे हमें गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है काफ़ी खर्च हो रही है। तो अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। नॉट ओनली ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये क्या हेल्थ की बात भी है। लोगों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सॉइल से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, फार्मर्स की इनकम जो है लगातार कम होती जा रही है क्योंकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। अब जो फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज़ नहीं होगी। जिसको हम बोलते हैं ना कि जो सॉइल भी है नशेड़ी हो गई है। अब उसको ज़्यादा नशा करने की आदत पड़ गई है, तो उसकी जो अब हालत है, जो प्रोडक्टिविटी की हालत है, जो उसकी क्रॉप्स को ग्रो करने की जो ताकत है, वो कम होती जा रही है। जैसे किसी व्यक्ति को नशा करने की हैबिट हो जाए, तो फिर उसके बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी ताकत कम हो जाती है। वही हाल फसल का भी इसका सॉरी ज़मीन का भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि सारी स्टेट्स मिल के सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है सारी स्टेट्स मिल के इस मामले में एफर्ट करें कि जो किसान हैं वो कम से कम यूज़ करें केमिकल्स को और मैक्सिमम जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर को, बायो फर्टिलाइज़र्स को या फिर ज़ीरो फार्मिंग को, वो उसे ज़्यादा यूज़ करें। नैनो यूरिया को ज़्यादा यूज़ करें, जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्वेंशन है, ताकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे जो डिपेंडेंस है कम हो जाए और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉइल की, जो केमिकल से आ रही हैं, वो काफ़ी कम हो जाएँ। अब गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए, स्टेट्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टेट को इंसेंटिव देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है कि अगर स्टेट्स कम अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करवाती हैं, तो स्टेट को जो है सेंटर इंसेंटिव देगा कि मान लीजिए कोई स्टेट जो है पहले 3 साल में उसमें 3 साल का एक एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए 3 साल में स्टेट जो है, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 3 साल में स्टेट पहले 100 किलो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करती थी। इस बार स्टेट्स ने एफर्ट्स करके ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र्स, नैनो यूरिया वगैरह सब कुछ लोगों में प्रमोट किया, अपनी स्टेट में प्रमोट किया। उसमें प्रमोशन के बाद में जो है
जो अब 3 साल का जो एवरेज है, वो निकल के आया है सपोज़ 80 किलोग्राम। तो जो 20 किलोग्राम की जो बचत हुई है, उस 20 किलोग्राम के जो पैसा जो है, जो सब्सिडी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी, उस 20 किलोग्राम की जो सब्सिडी अब हाफ़-हाफ़ डिवाइड हो जाएगी। हाफ़ सब्सिडी जो है, हाफ़ शेयर जो सब्सिडी का है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और जो बाकी हाफ़ सब्सिडी है, वो सेंटर के पास रह जाएगी। उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, पैसा बच जाएगा और कहते हैं कि उससे 3 साल में शायद 20,000 करोड़ की बचत होगी और ये भी अच्छी खासी बचत है। तो स्लो हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि किसान जो हैं, वो इसे अपनी ज़मीन को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल बना सके। खेती जो है लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल हो सके और जो इसका जो डेटा है, उसकी असेसमेंट कैसे होगी? उस डेटा की असेसमेंट के लिए जो फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री का डैशबोर्ड है, आईएफएमएस इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसे यूज़ किया जाएगा, ताकि वो डेटा को चेक कर सकें कि पहले कितना था डेटा पहले कितना आई एम सॉरी पहले कितना यूज़ हो रहा था फर्टिलाइज़र्स का और अब कितना कम हुआ है। एक और स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमडीए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर सिटी कंपोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं शहरों के अंदर रोज़ाना लाखों टन वेस्ट जो है वो निकलता है। अब उनमें से जो वेस्ट है 2 तरह का रहता है ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे घर का जो सब्जियाँ, फ्रूट्स उनके छिलके खाना या फिर जो बोन्स वगैरह होती हैं, जो नॉन-वेज खाते हैं तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका बड़ा अच्छा कंपोस्ट बन सकता है, उससे खाद बन सकती है और जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हम रिसाइकिल और रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है कई जगह पे कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं। उन स्कीम में एक स्कीम ये भी है एमडीए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर सिटी सिटी कंपोस्ट कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपने एरिया में जो आपका वेस्ट है उसे सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में वो उसे बेचेंगे। तो उसके बाद उन्हें पर टन पे 1500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। कंपोस्ट जो मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद करे, चाहे उसे वो आउटसोर्स करे। पहले क्या था कि इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो मार्केट और प्रमोशन जो सिटी कंपोस्ट की है, वो फर्टिलाइज़र मार्केटिंग कंपनी को दी गई थी। बाद में क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कंपोस्ट बन सकता है, तो सिर्फ़ फर्टिलाइज़र मार्केटिंग कंपनी से नहीं सँभाल सकती हैं। तो ये अब सबके लिए ओपन कर दिया गया है, जो भी कंपोस्ट मेकिंग कंपनीज़ हैं, जो भी इसे बनाएँगी और बेचेंगी उसके बाद उनको गवर्नमेंट की ओर से भी 1500 रुपए पर टन सब्सिडी मिलेगी। तो इससे उनको प्रॉफ़िट रहेगा और वो फार्मर्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। एक और डेवलपमेंट हुई है जैसा कि आपको पता होगा कि पहले नीम कोटेड यूरिया आया था कुछ टाइम पहले। अब उसके साथ-साथ एक और यूरिया न्यूज़ में है यूरिया गोल्ड या फिर इसे बोल रहे हैं हम सल्फर कोटेड यूरिया। बिफोर आई डिस्कस सल्फर कोटेड यूरिया क्या होता है, पहले थोड़ा-सा बता दूँ मैं आपको कि कोई भी जो सॉइल है, वर्ल्ड में किसी भी जगह की सॉइल में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें मेन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। किसी भी सॉइल में मोर देन 85% टू 90% जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो हैं अ, वो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ज़िंक आता है, कोबाल्ट, आयरन इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, बोरोन वगैरह। तो सब न्यूट्रिएंट्स का अपना-अपना एक सिग्निफिकेंस है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मिट्टी में, सॉइल में कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। अ, अब जो मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र इंडिया में यूज़ करते हैं वो है यूरिया नंबर 1 फिर डी डी डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट फिर एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर देन म्यूरिएट ऑफ पोटाश एमओपी। ये जो 4 हैं ये मेन हमारे फर्टिलाइजर्स हैं। जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर इट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो। अब मैक्सिमम जो हमारा न्यूट्रिएंट जो मैंने अभी बताया आपको किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन रहता है तो इट मीन्स अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल होता है। अब यूरिया मैंने फिर पहले बताया था आपको कि यूरिया का जो रॉ मटेरियल है हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हाईली सब्सिडाइज़्ड रेट पे हम देते हैं किसानों को।
तो उससे क्या होता है, हमारा सब्सिडी का बिल जो गवर्नमेंट चाहती है कि 2.5 लाख से वो पौने 2 लाख करोड़ पे ले आए। फिर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, वो खर्च होता है, उसका काफ़ी लॉस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, केमिकल्स जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, अभी आपको एयर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। करप्शन, करप्शन किस तरह से होती है कि जो यूरिया है, इसका यूज़ जो है काफ़ी कुछ और इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्री है, कारपेंटर्स की इंडस्ट्री, जो फर्नीचर बनाते हैं उनकी इंडस्ट्री है, डाई वाली इंडस्ट्री है, तो करप्शन से यूरिया जो है, वो स्मगल हो जाता है। तो जो हमारी कंपनीज़ बनाती हैं यूरिया, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ रेट देती है, तो वो उस रेट का यूरिया जो है करप्शन से लीकेजेज़ की हो जाती हैं, वो कहीं और चला जाता है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये भी सॉल्व हो सकें और जो यूरिया है, यूरिया की एक समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि यूरिया के लॉसेस बहुत होते हैं। जब यूरिया को आप स्प्रिंकल करते हैं ग्राउंड पे, तो उसके साथ जब इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी से रिएक्ट करने के बाद में एक अमोनिया गैस बन जाती है। अमोनिया गैस जो है वो फिर वो एयर में रिलीज़ हो जाती है। तो यूरिया जो होता है, फिर वो ग्राउंड में बहुत लंबे टाइम तक रह नहीं पाता। तो वो जल्दी उड़ जाता है, 70% उसके लॉसेस हो जाते हैं। और उसके बाद अगर पानी ज़्यादा डाल दिया आपने तो यूरिया पानी के अंदर घुल के फिर वो उसकी लीचिंग हो जाती है और सॉइल में काफ़ी डीप चला जाता है और उसके बाद वो ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है। अब ग्राउंड वाटर मिक्स होगा तो उससे और पॉल्यूशन होगा, उससे हेल्थ इश्यू भी आएँगे, उससे फसल की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और उससे फसल को नुकसान भी होगा, फसल में केमिकल्स का एंट्री ज़्यादा हो जाएगी। तो यूरिया की ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो यूरिया की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नई चीज़ हमने क्रिएट की थी पहले, नीम कोटेड यूरिया। कि यूरिया के ऊपर हमने नीम के ऑयल की एक कोटिंग कर दी थी और ग्रैन्यूल का थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया था। अब नीम कोटिंग से क्या हो जाता था कि अब वो जो है, जो उसका पानी से इरिगेशन के सिंचाई के पानी से मिलने के बाद में फिर भी रिएक्शन करने का जो उसका टाइम है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसे ज़मीन एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, सॉइल एब्ज़ॉर्ब करेगी, प्लांट की रूट्स उसे एब्ज़ॉर्ब करेंगी, तो वो लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर पाएगा सॉइल के अंदर। अ तो उससे जो है अब वो उसकी स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। जब उसके ऊपर नीम की एक लेयर आ जाएगी तो उसके बाकी इंडस्ट्री में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे करप्शन भी कम हो जाएगी। और नीम जो होता है एक बायो पेस्टिसाइड वाला काम भी करता है। आपको पता ही है नीम के काफ़ी उपयोग रहे हैं यहाँ ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे। तो वो एक बायो पेस्टिसाइड वाला काम भी करता है। उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। तो नीम कोटेड यूरिया जो था वो एक सक्सेसफुल चीज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी एक नई चीज़ फिर निकाली है, जो हमारी एजेंसीज़ ने, जो एग्रीकल्चर एजेंसीज़ हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया गोल्ड। उसमें उन्होंने क्या किया है कि नीम की जगह पे उन्होंने सल्फर, जिसको हम गंधक भी कहते हैं, उसका लेप किया है, उसको कोट किया है। और दूसरी बात ये है कि सल्फर कोटेड जो यूरिया है, इसके ग्रेन का साइज़ आप देखिए, वो कन्वेंशनल जो ग्रेन्स होते दाने होते हैं, उससे बड़ा है। तो ये बड़े दाने हैं इसमें, बड़े ग्रेन्स हैं। इनका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट जो है, नीम कोटेड यूरिया से थोड़ा-सा ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि दाने बड़े हैं। उसके बाद इनको घुलने में टाइम लगता है। ये लॉन्गर टाइम सॉइल में स्टे करते हैं। जैसे नीम कोटेड यूरिया की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें 2 या 3 बार आपको एक ही फसल में, अगर मान लो फसल 4 महीने लेती है, तो 2 या 3 बार आपको उसमें फेंकना पड़ता है, स्प्रिंकल करना पड़ता है, नीम कोटेड यूरिया को डालना पड़ता है ज़मीन पे। लेकिन जो सल्फर कोटेड यूरिया है, ये आपको 3-4 महीने में बस एक ही बार डालना पड़ता है, यानी एक फसल के लिए आपको इसको एक ही बार रखना है, तो ये 3-4 महीने आराम से स्टे कर जाता है। उससे क्या होता है कि बार-बार जो आपको यूरिया डालने की जो लेबर कॉस्ट आती है, वो खत्म हो जाती है। आप उसे एक ही बार डाल रहे हैं, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी और ये सस्ता पड़ेगा फिर आपको। इससे किसान की जो है आमदनी बढ़ती है उस चीज़ से, अगर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर एंटी फ्लो टेक्नोलॉजी है, दाने का साइज़ बड़ा है, तो क्या होता है कि ये पानी के साथ, जब इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो पानी के साथ ही आगे ज़्यादा जा नहीं पाता। तो ये वहीं स्टे कर जाता है, थोड़ा-सा भारी हो जाता है दाना इसका, तो फिर ये सॉइल पे स्टे कर जाता है। जो नीम कोटेड है, ये नॉर्मल यूरिया होता है, वो फिर पानी के साथ घुल के या तो चला जाएगा पानी ज़मीन के अंदर या फिर वो आगे बह जाएगा वो। तो सल्फर कोटेड यूरिया की खासियत ये है कि दाने का साइज़ बड़ा है, तो ये वहीं स्टे कर जाएगा। तो इसमें एंटी फ्लोट टेक्नोलॉजी है, दाने जल्दी फ्लोट नहीं करते हैं पानी में। इसलिए लॉन्गर टाइम स्टे भी करते हैं। सल्फ़र की ख़ासियत ये होती है कि सल्फ़र के बिना जो नाइट्रोजन है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं हो सफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं हो पाती है सॉइल में और सफिशिएंट क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं सल्फ़र की।
अगर नाइट्रोजन को फिक्स करना है, एब्ज़ॉर्ब करना है सॉइल के अंदर, ये एक नेचुरल सा एक तरीका है, नेचुरल सा एक नेचर का एक तरीका है कि बिना सल्फर के नाइट्रोजन प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो पाती है। अब जो सल्फर जो होती है किसी भी क्रॉप को, किसी भी पौधे को, किसी भी चीज़ को वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको उनका ऑयल कंट्रोल करती है, उनका अरोमा यानी सुगंध वगैरह जो खुशबू है उनको कंट्रोल करती है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो सल्फर पे डिपेंड करता है, तो सल्फर के काफ़ी यूज़ेज़ हैं। अब यूरिया और सल्फर अगर मिल जाएँ तो ये पर्टिकुलरली ऑयल क्रॉप्स के लिए जैसे मस्टर्ड है, सोयाबीन वगैरह है, इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी काफ़ी एनहांस होती है क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जो सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये स्केंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं और ये चाहिए ही होते हैं सॉइल को प्रोडक्टिविटी के लिए। सल्फर यूज़ करेंगे हम तो क्या होगा उससे यूरिया की बार-बार जो हम डालते हैं यूरिया, उसका जो परसेंटेज है वो डाउन आ जाएगा। यूरिया की कंज़म्पशन काफ़ी कम हो जाएगी, तो उससे जो है खर्चा गवर्नमेंट का भी कम हो जाएगा, किसान वाला खर्चा भी कम हो जाएगा। करप्शन मैंने बताया वो भी कम हो जाएगी। केमिकल कम यूज़ होंगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होगी, सॉइल सस्टेन भी रह पाएगी, एग्रीकल्चर भी सस्टेन रह पाएगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी बचेगा उस चीज़ से। एक बिल्कुल नई चीज़ क्रिएट की है, वर्ल्ड की पहली चीज़ है, ये इफ़को ने क्रिएट की है, इफ़को ने इसका पेटेंट भी कराया है, वो है नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी। इफ़को जैसा कि आप जानते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसी ने ये बनाया है प्रोडक्ट, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अब यूरिया जो है आपको वो लिक्विड की फॉर्म में यानी बॉटल्स की फॉर्म में जैसे यूरिया आपको पहले बोरियों में मिलता था, गनी बैग्स में मिलता था या प्लास्टिक के बैग से मिलता था आपको, अब वो मिलेगा आपको एक लिक्विड बॉटल की फॉर्म में। जो 50 किलो का बैग काम करता है, वो 500 मिलीलीटर की बॉटल काम कर देगी यूरिया की। उन्होंने यूरिया के में जो नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं, उसके साइज़ को नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के साइज़ को 20 से 50 नैनोमीटर तक कर दिया है, जो आपको दिख ही नहीं सकता। समझ लीजिए उसको कि आप वो कागज़ जितना पतला होता है ना, तो कागज़ के से भी 50 गुना छोटा। उसकी थिकनेस से 50 गुना छोटा लगा लीजिए उसको आप, जो आपको दिखता ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है, इसको पानी में मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वैश होता है, तो उस तरह के ये डेंस फॉर्म में आ जाता है ये और लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसको आपको पत्तों पे छिड़कना है, यानी डायरेक्ट पत्तों के ऊपर ही जाएगा ये, ना कि ये सॉइल के ऊपर जा गिरेगा ये। तो जिस चीज़ को रिक्वायरमेंट है, वो उस जगह पे वो चीज़ अपने आप पहुँच जाएगी, पत्ते पे जाके फैल जाता है ये। इसका थोड़ा सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ से क्या होगा जो नैनो यूरिया के बाद में नैनो डीएपी बना लिया गया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो भी अब लिक्विड की बॉटल की फॉर्म में ही आ जाएगा। तो जो भारी-भारी जो बल्की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। ये बहुत रिवॉल्यूशनाइज़ करने वाली चीज़ हमने डेवलप कर ली है। अगर ये हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए और इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, तो पूरे वर्ल्ड की एग्रीकल्चर को ये चेंज कर सकता है। इसके इस्तेमाल से फार्मर्स की जो कॉस्ट है, काफ़ी कम हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से जो सीड जर्मिनेशन होता है जल्दी अच्छा होता है, सीड जल्दी उसमें से जो फसल निकलती है, उसमें सॉरी प्लांट ग्रोथ होती है, रूट्स की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है, सॉइल, एयर, वाटर पॉल्यूशन कम होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, फार्मर की इनकम इंक्रीज़ होगी, सब्सिडीज़ सेव होंगी। अ, इसमें गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो नैनो यूरिया है इसके 3 प्लांट्स लगाए हैं, कालोल गुजरात में, आंवला एमपी में और फूलपुर उत्तर प्रदेश में। और जो डीएपी जो लेटेस्ट हमने बनाया है, अभी इसी साल बनाया है, तो उसकी प्रोडक्शन का पहला यूनिट कालोल में लगाया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट काफ़ी सफल रहेगा। आपको स्लाइड कैसी लगी? आपको ये टॉपिक कैसा लगा? उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हम आपको ऐसे वीडियोज़ और पहुँचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।